नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हॉट ट्रेंड में। मैं हूं निधि यादव और आज मैं आपको मई मंथ की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज़ की सारी अपडेट्स दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी पॉलिटिकल न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरू करते हैं इलेक्शन से। इस महीने 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी ने शानदार जीत हासिल की। टीएमसी ने 292 में से 213 सीटें जीती, जबकि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी पार्टी, जिसने बंगाल चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ी, केवल 77 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 34 साल तक राज्यों की सत्ता पर काबिज रहने वाली सीपीएम इस चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन किया। कांग्रेस का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई है। इलेक्शन के खत्म होने के बाद भी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के गुंडों के बीच लड़ाई जारी थी और वहां से आई तस्वीरें बहुत भयावह थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने 234 में से 159 सीट हासिल कर अपनी जीत सुनिश्चित की। बता दें कि डीएमके का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, जबकि एआईएडीएमके 80 सीटों पर ही सिमटी और इसी के साथ तमिलनाडु के नए सीएम बने एमके स्टालिन। असम में एक बार फिर बीजेपी ने जीत हासिल की और हेमंत बिस्वा शर्मा बने नए सीएम। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 74 सीटों पर जीत हासिल करके राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखी, जबकि विपक्षी कांग्रेस नीत महागठबंधन ने 50 सीटें ही हासिल कर पाई। केरल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट फ्रंट की बड़ी जीत। पिनराई विजयन दोबारा बने सीएम। केरल में 140 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एलडीएफ को 97 और यूडीएफ को केवल 41 सीटें मिली और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। 1980 से केरल में यह चला आ रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, पर इस बार इतने सालों में पहली बार यह हुआ है कि एलडीएफ ने दोबारा जीत हासिल की और अपनी सत्ता बरकरार रखी। अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी की, जहां केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विजय पताका फहराया। 30 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इस गठबंधन में 3 पार्टियां एआईएनआरसी, बीजेपी और अन्ना द्रमुक शामिल है। राज्य का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस से था। गठबंधन में कांग्रेस के अलावा द्रमुक, वीसीके और भकपा थी और एन रंगास्वामी बने पुडुचेरी के नए सीएम। ये थी इलेक्शंस की अपडेट। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, जो इस महीने बहुत चर्चा में रहा। बता दें कि लक्षद्वीप को 1956 से केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसके नए प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कई विवादित फैसलों के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को दिनेश्वर शर्मा की मौत के बाद पिछले साल दिसंबर में लक्षद्वीप की भी जिम्मेदारी दी गई थी। लक्षद्वीप प्रशासन का कहना है कि पटेल के हालिया प्रस्ताव स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए हैं और साथ ही मालदीव के तर्ज पर द्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ाने के लिए है। हालांकि स्थानीय लोग इन प्रस्तावों को लक्षद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर खतरा बता रहे हैं। वो प्रस्तावित नियम हैं: गौ हत्या और बीफ के उपयोग पर प्रतिबंध, चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की नीति, शराब के सेवन पर लगी रोक हटाना, प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की शक्ति, एंटी गुंडा रेगुलेशन, कोविड-19 के नियमों में बदलाव। केरल में एलडीएफ और कांग्रेस सांसदों के साथ साथ लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल पीपी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के फैसलों को तानाशाही बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में ड्राफ्ट नियमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह इस मामले में दखल दे और यह सुनिश्चित करें कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। इसके अलावा लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी की कुछ नेताओं ने भी प्रशासक के आदेशों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। हालांकि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि लक्षद्वीप ने आज़ादी के बाद 70 सालों में अब तक विकास नहीं देखा है। उन्होंने कहा था, ड्राफ्ट का विरोध लक्षद्वीप के लोग नहीं बल्कि वे कुछ लोग कर रहे हैं जिनका लाभ खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी खराब नहीं लगता जिसका विरोध होना चाहिए। लक्षद्वीप मालदीव से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मालदीव एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लक्षद्वीप इतने सालों में विकास भी नहीं देख पाया है। हम इसे पर्यटन, नारियल, मछली का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। अगली खबर है कोरोना की, जिसमें अचानक से कोविड के केसेस बढ़ जाने की वजह से मौतों का आंकड़ा भी बहुत बढ़ गया था। देश में ऑक्सीजन और वैक्सीन की किल्लत थी और विपक्ष सरकार को इस पे घेर रहा था कि आखिर उन्होंने दूसरी लहर के लिए क्यों कोई तैयारी नहीं की थी, जिस पे जनता ने भी सरकार पर रोष प्रकट किया और उसके बाद सरकार एक्शन में आई। इस महीने कोरोना के केस एक दिन में 4 लाख के पार रोजाना आना आम बात हो गई थी, जिससे हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में 30 मई को केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जश्न ना मना के सेवा दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसमें बीजेपी देश के 1 लाख गाँवों में कोरोना से संबंधित विशेष राहत और बचाव अभियान चलाएगी। 1 लाख गाँव तक पहुंचने के लिए सांसदों, विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को कम से कम 2 गाँवों में इसी प्रकार के अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया था।
मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने तर्ज कसते हुए कहा था कि मोदी सरकार हर काम में विफल साबित हुई है। उसने लोगों का भरोसा तोड़ा है। कांग्रेस ने सरकार की 7 बड़ी विफलताओं की सूची तैयार की है, जिसमें अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी और कोविड-19 कुप्रबंधन शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने तो ट्वीट कर मोदी सरकार को सबसे हानिकारक सरकार बताया। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया गया। पंजाब और हरियाणा में लोगों ने अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। पंजाब के बड़े नेताओं ने भी अपने घर के बाहर काले झंडे लगाकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस आंदोलन को कुल 12 विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया। माना यह जा रहा है कि किसानों ने यह दिन इसीलिए चुना क्योंकि मोदी सरकार को भी इसी वक्त 7 साल पूरे हुए थे और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी और ट्विटर के बीच छिड़ा वॉर। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टूल किट ट्वीट कर दावा किया था कि ये टूल किट कांग्रेस का है और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूल किट तैयार की है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने इसे फेक बताकर बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो कि जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है और ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया था, जिसके बाद ट्विटर और बीजेपी में जंग छिड़ गई थी। बीजेपी का कहना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ट्विटर अपना फैसला कैसे सुना सकता है। अब बात कर लेते हैं पंजाब कांग्रेस में चल रही बगावत के बारे में, जिसे सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्य हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत शामिल हैं। ये कमेटी सभी विधायकों से दिल्ली में मिलेगी और उनकी दिक्कतों का समाधान करने की कोशिश करेगी और अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देगी। ये लड़ाई पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं की कैप्टन अमरिंदर सिंह से है, पर इस पे कांग्रेस का कहना है कि ये मीटिंग पंजाब में होने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए है। पर माना यह जा रहा है कि ये लड़ाई नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की है, जिसे कांग्रेस चुनाव से पहले ही सुलझाना चाहती है। तो ये थी मई मंथ की पॉलिटिकल अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए द ऑट ट्रेंड के साथ। धन्यवाद।